पहले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रो के बारे में बताया था, तो उस टॉपिक को थोड़ा अभी हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। और शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे जो चैप्टर वाइज देखते हैं अपन की 11th क्लास में जो है वो पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। तो चूंकि बच्चों देखो कई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो मैं दोनों के हिसाब से लिखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखता चलूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी ना फेस करना पड़े। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को पता है कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सारा चीज हम लोग डील करते हुए तो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ ले रखी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इसके अलावा अगर कुछ इतनी तैयारी अगर आप इस चैप्टर से कर लेते हैं तो आपका वो एग्जाम के लिए पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या सबसे पहले देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोजन के नियम। पहला टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही होगी। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला जो डाल्टन परमाणु का मॉडल मिला था डाल्टन के द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप लोग 12th क्लास में जाओगे बच्चों, तो आपको ये मोल कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आप उसके बाद जब वहाँ उस 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे आपको बहुत यूज होने वाला है। देन मोलैरिटी, परसेंटेज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग हैं वो पढ़ने वाले हैं। अपन सबसे पहला टॉपिक देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर मैं ये कहूँ कि जिसको ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के रूल्स के बारे में पता नहीं है, तो वो अच्छे से कोई चीज समझ नहीं सकता, क्योंकि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर रासायनिक संयोजन के नियम यही हमें बताते हैं कि कैसे कोई पदार्थ बनता है, ठीक है, और पदार्थों के जो परमाणुओं का संयोजन है वो किस प्रकार का है, किस किस प्रकार से परमाणु किसी और परमाणु संयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कुछ कुल मिलाकर 5 प्रकार के 5 नियम इसमें दिए गए हैं, 5 लॉज है हमारे पास। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसको अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा हमारे पास बिंदु है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम हमारे पास है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है, गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में व्युत्क्रमानुपात का नियम कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात का नियम। और पांचवा हमारे पास है गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक का नियम। तो ये रासायनिक संयोजन के 5 नियम है। पहला हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। तीसरा हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। चौथा हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे व्युत्क्रमानुपात का नियम कहते हैं। और पांचवा हमारे पास है गे-लुसैक का नियम। बच्चों ये 5 नियम आपके पास 5 तरीके के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। मुख्यतः हम लोग अपने वीडियोस में बात करें कैसे कैसे जो प्रश्न या सवाल हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं।
तो इन पांचों नियमों से आपके पास 5 सवाल बनकर आते हैं, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। आपसे पूछ सकता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को आप एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल। गुणित अनुपात का नियम समझाइए, युष्क अनुपात का नियम समझाइए, गेल-ऊसक का नियम समझाइए। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके पास, 5 क्वेश्चंस आपके पास सामने जो है वो दिए हुए। तो हम एक-एक करके सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे, क्या किसका क्या मतलब होता है। अपन देखते हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जैसा हम लोग पहले से भी जानते हैं कि हम लोगों ने मास कंजर्वेशन का नियम फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि ना किसी द्रव्यमान को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर, मतलब द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है, केवल उसका रूप जो है वो परिवर्तित होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी है कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या मतलब हो रहा है बच्चों, समझिए इसको अच्छे तरीके से। ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज द प्रोडक्ट is always equal, the mass of the product is always equal to the reactant, अपन ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहें कि कैसे कुछ हो रहा है, मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया C और प्लस O2 और जो मिलकर क्या बन गया CO2। अगर इसका द्रव्यमान की तुलना करें अपन तो क्या देखेंगे, कार्बन का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 12 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एक परमाणु का होता है 16। तो यहाँ पर 2 मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स, हमारे 2 एटम्स दिख रहे हैं हमारे पास, 2 एटम्स। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 ग्राम्स। अब इसको जब लास्ट में हमारे देखो, ये हमारा रिएक्टेंट वाला पोर्शन है, दिस इज आवर रिएक्टेंट, है ना। ये अभिकर्मक जो पदार्थ बनने से पहले की बात है। तो हमारे नियम क्या कहता है कि पदार्थ बनने से पहले और पदार्थ बनने के बाद, या फिर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का जो भार है वो समान होना चाहिए, तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। अगर यहाँ पास हमारे पास जैसे इसका अगर इक्वल करें तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू होता है 44 ग्राम। ठीक है, अभी देखो अगर ये 44 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट में ही है तो ये हमको प्रोडक्ट में भी मिलना चाहिए। अगर ये 44 ग्राम अगर हमको मिलता है मतलब ये नियम का पालन जो है वो कर रहा है। अगर ये 44 ग्राम ना मिलकर अगर 42 ग्राम भी हो गया तो इस नियम की अवहेलना कर देगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं फिर से। कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स, सो वी कैन राइट 12 प्लस 16 into 2 इज इक्वल टू व्हाट, 12 प्लस 32 44 ग्राम। सो आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि पदार्थ बनने से पहले और पदार्थ बनने के बाद दोनों का जो भार की तुलना करें, अगर ग्राम में वेट देखें तो 44 ग्राम और 44 ग्राम। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि आपका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसमें द्रव्यमान ना ही बनाया जा रहा है और ना ही नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें द्रव्यमान की कोई क्षति हमको देखने को नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लीजिए हमारे पास H2O का बनना देखते हैं अपन। अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लिए H2 प्लस एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया और जब साथ में मिलकर यहाँ पानी बनता है तो यहाँ भी अपन देख सकते हैं कि इसका जो परमाणविक भार है वो बराबर रहता है। देखिए कैसे, यहाँ पास हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन के 16 हो जाएंगे, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों आप लोग 1 into 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। सो ये हमारा जो नियम है जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि द्रव्यमान ना ही उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, केवल उसमें जो मात्रा है वो समान रह रही है। ठीक है, तो यही कहता है हमारा पहला नियम। इस नियम को आप लोग अगर याद रखना चाहें तो याद रखिएगा बच्चों की ये जो मास कंजर्वेशन का रूल है पहला, इसको एंटोनियो लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट जो थे, लेवोजियर इन्होंने ये दिया था और ये सिद्धांत जो है वो बताया था। तो दूसरा नियम हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम 1799 में प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो अब देखते हैं कि इस नियम में क्या कहता है। यह नियम कहता है कि रासायनिक यौगिक कहीं किसी भी सोर्स से आप कोई भी एक कंपाउंड लेकर आइए, कोई भी केमिकल कंपाउंड हमारे पास फ्रॉम वे, मतलब नो मैटर वो कंपाउंड कहाँ से मिल रहा है, कोई भी सोर्स हो। रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों का भार की दृष्टि से एक सदैव निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम कोई भी केमिकल कंपाउंड या कोई जो यौगिक है वो कहीं से भी लेकर आए, कोई भी हमारे पास चूज कर लें, उसमें जो तत्वों का संयोजन होगा भार की दृष्टि से, उनके एटॉमिक वेट की दृष्टि से, वो क्या रहेगा, हमेशा एक निश्चित अनुपात में। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिए मतलब को। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर जल है, ठीक है,
अगर अपन वाटर लेके चलते हैं, ठीक है, अब ये वाटर हमको कई सोर्स से मिलता है, ठीक है, ये वाटर हमको कई प्रकार के सोर्स से मिलता है, जहां से भी आप वाटर का ड्रॉपलेट कहीं से भी लेकर आइए, एक सादे शुद्ध तालाब से लेकर आइए या कहीं गंदे पानी से लेकर आ जाइए, कुछ भी कहीं से भी हमारे पास जल का एक सोर्स लेकर आइए, उसका जो संगठन होगा, मतलब प्रतिशत संगठन जो होगा, या बोल सकते हो इसका जो यौगिकों का जो एक भार के हिसाब से जो अनुपात है, हमेशा वो कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। क्या बोल रहा है हमारे को ये परिभाषा कि भाई आपको जो मैटर कहीं से, यौगिक जो कहीं से भी मिल रहा है, उसका एक निश्चित अनुपात सदैव हमको देखने को मिलना चाहिए। जैसे अगर हम जल की बात कर रहे हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, क्या होता है, H2O। अगर H2O का अपन भारात्मक तुलना करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के टू जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर यहाँ पर बना रहे हैं, और ऑक्सीजन का एक जो एटम है वो कंबाइन। अगर भार की दृष्टि से तुलना करें तो यहाँ पर 2 ग्राम इसका वेट हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ग्राम में वेट तो इतना ही होता है, ठीक है। अभी देखिए जब इसका हम अनुपात के रूप में तुलना करें तो 2:16, 2:16, कट आउट करिए तो 1:8। मतलब आपको जल का जो अणु है, कहीं से भी आप लीजिए, एक जल का यौगिक या अणु कहीं से आप लेकर आइए, वो आपको इस अनुपात में ही देखने को मिलेगा। उसका अनुपात सदैव 1:8 ही होगा। यही नियम हमको ये कह रहा है कि रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों, भारों की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं हमारे पास वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 H2O मैं लिखता हूं, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 10 H2O। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए H2 से, ठीक है, इंटू 10 का प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ऑक्सीजन से। अब देखिए यहाँ पास 10 इंटू H2 मतलब यहाँ पास 2 हो गया, प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 10 मतलब कि 10 इंटू 16 हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पास 10 टू जा होता है 20, 10 दूनी के 20, और अनुपात के फॉर्म में अगर अपन लेके चले, अगर देखिए यहाँ पर अनुपात के फॉर्म में लेके चलते हैं तो 16 दाम में 160 हो गया। अब फिर से जब इसको आप क्रॉस आउट करेंगे, काटेंगे, तो 20 से कम होता है 20, और 20 हटे होता है 160, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास फिर से अनुपात कितना आ गया, 1:8। मतलब जल का कोई भी अणु आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से लेकर आए, उसका ये अनुपात जो है 1:8 हमेशा निश्चित रहेगा, और भार की दृष्टि से हमेशा वो 2:16 ही देखने को हमको मिलेगा। भार की दृष्टि से कितना मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन का भार कितना होगा यहाँ पास 2, और 16 का ऑक्सीजन का भार कितना होगा 16। तो यही है हमारा दूसरा नियम बच्चों, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि सदैव एक निश्चित अनुपात हमको प्राप्त। अगर एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इसके अलावा वाटर के अलावा अगर अपन देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए CO2 है, अगर इस CO2 की बात करें तो देखिए यहाँ पर CO2 में यहाँ पर कार्बन का भार होता है 12, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16। तो यहाँ पास 2 एटम्स हमारे पास ऑक्सीजन के, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 12:32। अगर इसको अपन काट दे तो 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, 3:8। मतलब भार की दृष्टि से आपको हमेशा 12:32 देखने को मिलेगा, और अगर सरल अनुपात देखें तो 3:8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपन किसी भी सोर्स से अगर ऑब्टेन करें तो हमको वो इसी अनुपात में देखने को मिलेगा, एक निश्चित अनुपात हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अब तीसरा नियम जो हमारे पास है बच्चों, वो है गुणित अनुपात का नियम। क्या है इसका परिभाषा देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, 2 तत्व आप ले लीजिए, आपस में संयोग करेंगे और 1 से अधिक यौगिक बनाएं, 2 से अधिक यौगिक बनाएं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा वो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करेगा और एक परस्पर सरल अनुपात बनाएगा, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास 2 तत्व ले लिया हम लोगों ने, कोई भी 2 तत्व ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, 2 तत्व हमारे पास है। इन दोनों तत्वों में कोई एक तत्व जो होगा जिसका द्रव्यमान हम लोग क्या करने वाले हैं, फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लिया हम लोगों ने कि ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान अपन फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देने के बाद ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो है वो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे, और जो अनुपात निकल कर आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, सरल अनुपात देखने को मिलेगा। देखिए परिभाषा क्या बोल रहा है कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और 2 से अधिक तत्व बनाते हैं, ठीक है, 2 से अधिक तत्व बनाते हैं, तो एक तत्व का जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो दूसरे तत्व के, सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास है उसके कांस्टेंट या बोल सकते हो कि निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है और एक परस्पर सरल अनुपात जो है वो बनाता है।
मतलब सिंपल अगर मैं ये कहूं कि एक तत्व जो रहेगा दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करेगा। अब देखिए बहुत इजीली समझने की कोशिश करिएगा, इसको एग्जांपल के तौर पे अपन देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ पास जैसे कि हमारे पास एक तत्व है नाइट्रोजन और एक तत्व है ऑक्सीजन। दोनों में से किसी एक तत्व का हम क्या करेंगे, भार निश्चित कर देंगे और दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भाग से संयोग कराएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने नाइट्रोजन का जो भार है वो फिक्स कर लिया है और देखिए यहाँ पास 5 यौगिक बन रहे हैं बच्चों। आपके पास कितने यौगिक बन रहे हैं, 5 यौगिक। पांचों यौगिकों में 5 यौगिक बन रहे हैं N2O, N2O2 जिसको हम NO भी बोल सकते हैं, N2O3, N2O5 और N2O4, N2O5, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास भार की दृष्टि से हम लोगों ने N2 मतलब कि नाइट्रोजन का भार क्या कर दिया है, यहाँ पर 28 करके फिक्स कर दिया। देखिए N2 लिया मैंने यहाँ पास, N2 मतलब कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का भार होता है 14, ठीक है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। तो हम लोगों ने 28 करके ये सारा भार जो है वो फिक्स कर लिया। देखिए यहाँ पास इसमें देख सकते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन का भार जो है वो फिक्स है। अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन के जो भार हैं वो भिन्न भिन्न भार नाइट्रोजन के फिक्स भार से संयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पास मैंने ऑक्सीजन का सिर्फ एक भार लिया है, यहाँ पास कितना हो जाएगा 16। एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48, 48। 4 होगा तो कितना हो जाएगा 64 एंड 5 होगा तो 80। अब देखिए हमारा ये तो हमारा भार के अनुसार देख लिया। लास्ट में क्या बोल रहा है कि परस्पर एक सरल अनुपात बनाते हैं या सरल अनुपात में होते हैं। तो कैसे, देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे दूसरे से अनुपात के फॉर्म में देखेंगे तो देखिए यहाँ पास ये 2 से अगर डिवाइड करता है अपन तो 2 14 आ जाएगा यहाँ पास, यहाँ क्या हो जाएगा 8। इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास 14 और यहाँ हो जाएगा 16। इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा कितना 24। इसको डिवाइड करेंगे तो 14, यहाँ कितना हो जाएगा 32। इसको डिवाइड करेंगे तो 14, यहाँ क्या हो जाएगा 40। अब देखिए अनुपात क्या निकल के आ रहा है हमारे पास। अगर अनुपात की बात करें तो यहाँ निकल आ रहा है 14:8, फिर 14:16, 14:24, 14:32 और 14:40। देख सकते हैं कि एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो फिक्स है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो है वो बदलता भिन्न भिन्न द्रव्यमान है और सब हमको एक सरल अनुपात में देखने को मिल रहा है। तो यही है बच्चों गुरुत्व अनुपात का, जहाँ 2 तत्व जो होते हैं आपस में सहयोग करते हैं, अलग अलग यौगिक बनाते हैं और किसी एक का जो भार होगा वो निश्चित रहेगा और दूसरे का भिन्न भिन्न भार उस निश्चित भार वाले तत्व से संयोग करेगा और यौगिक बनाएगा। और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है कि परस्पर एक सरल अनुपात या सिंपल होल नंबर रेशियो में हमको देखने को मिलेंगे। आप फर्दर इसको और डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास रेशियो आ जाएगा 7:4, देख लीजिए। फिर यहाँ आ जाएगा 7:8, फिर 7:12, 7:16, फिर 7:20। देखिए आप जितनी बार इसको डिवाइड करते जाएंगे आपको एक सरल सिंपल होल नंबर रेशियो जो हमको देखने को, सिंपल रेशियो देखने को जो है वो मिलता है। तो देखो 4th नियम जो हमारे पास बच्चों है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों को समझने के लिए, लेकिन आप समझिए थोड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पास हम जैसे पहला नियम पढ़ा हम लोगों ने इससे पहले वाला, उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, यहाँ पर हम लोग किसी 2 तत्वों की बात करेंगे जो तीसरे तत्वों के साथ निश्चित सहयोग से निश्चित मतलब द्रव्यमान सहयोग करेगा। देखिए क्या है परिभाषा, जब 2 या अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे संयोग दोनों आपस में संयोग करते हैं अथवा उसका कोई सरल गुणक होगा। समझिए ध्यान से, यहाँ पर हम 2 तत्वों की बात कर रहे हैं जो किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात से संयोग कर रहा है। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर H2O जो है, H2O जब बनता है तो हमको पता है कि वो 1:8 में बनता है, तो इस नियम के अनुसार भी वो 1:8 में होना चाहिए। जैसे अगर CO2 की बात करें तो CO2 हमको 12:32 के फॉर्म में मिलता है। देखिए यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोगों ने कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व ले लिया और हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया।
मतलब ये हाइड्रोजन के फिक्स मास से कार्बन ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करेंगे। देखिए जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, CH4 मीथेन बना लेगा, और जब इससे संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बना लेगा, और ये जब संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, H2 और O बना लेगा। देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा है कि जो दो तत्व हैं वो किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर देखिए सिंपल एक ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन हम देख सकते हैं क्या है, वो एक ही है। तो हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात से जब संयोग करेगा तब हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये तीसरा तत्व जो है वो एक सरल गुणक में प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर अनुपात निकाले हम लोग, तो यहाँ से अगर कार्बन और इसके अनुपात की बात करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपस 4, तो 12:4, मतलब यहाँ पास ये एक अनुपात निकल गया 12:4 का। जब यहाँ CO2 की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 12 अनुपात कितना हो जाएगा 32, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ हो जाएगा कितना 2:16। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या बताया कि ये क्या परिभाषा क्या कह रहा है हमको कि निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तीसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ की बात न करें, अगर अलग से भी बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि या तो उसी अनुपात में, कौन सा अनुपात में, मतलब जिस अनुपात में वो नेचुरली हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब जो अनुपात उनका पहले से होता है वो अनुपात की बात कर रहे हैं अपन, तो उसी अनुपात में होंगे या उनका सरल गुणक होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पास, यहाँ जो हमको 12:32 जो यहाँ पास मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वही अनुपात है जो हम लोग हमेशा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि CO2 हमको इसी अनुपात में देखने को मिलता है, मतलब ये इस नियम की पालन जो है वो कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन ऑक्सीजन जो आपस में संयोग करते हैं तो 12:32 का अनुपात में उनका अनुपात जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये वही अनुपात है जिस अनुपात में हमको CO2 जो है वो देखने को मिलता है। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है कि दो अलग अलग तत्व हैं वो किसी तीसरे तत्व से क्या करेंगे, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे। संयोग इसको हम लोग एक और बदल कर भी देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ कार्बन को फिक्स कर देंगे और कार्बन को फिक्स कर देने के बाद देखेंगे, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पास कार्बन फिक्स है, देखिए कार्बन का द्रव्यमान क्या है, निश्चित है, यहाँ हाइड्रोजन का 4 परमाणु और यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु, देखो यहाँ पास इन दोनों का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है किंतु कार्बन क्या है, निश्चित है। देखिए यहाँ पास यहाँ भी कार्बन 1 और यहाँ भी कार्बन 1, तो 12:4 और 12:32। अगर इसकी तुलना करें अपन तो क्या हो जाएगा 12:4 यानी कि 12/4 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 12:32। देखिए इस अनुपात को कंपेयर किया तो एक सरल अनुपात हम लोग को देखने को मिलता है। और ये वैसे भी ये अनुपात जो हमारा है वो कौन सा अनुपात है, जिस अनुपात में हमको हमेशा CO2 देखने को मिलता है। किसी भी सोर्स से अगर हम CO2 लेते हैं तो उसका अनुपात सदैव आपको क्या मिलेगा 12:32 ही मिलता है। मतलब ये जो उदाहरण है वो इस नियम की पुष्टि करता है। तो ये था हमारा चौथा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो हमारे पास जो पांचवा नियम है वो है गे-लुसैक का नियम। बच्चों ये नियम आपको फिर से चैप्टर नंबर 5 जो आपका है द्रव्य की अवस्था है उसमें आपको ये फिर से देखने को मिलेगा। ये बेसिकली गैस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये देखिए परिभाषा में क्या कहता है कि जब दो गैसें ले लिया, हम क्या करते हैं गैस ले रहे हैं, अलग अलग गैसें, जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करेंगी तो उनके आयतनों में क्या होता है, हमेशा सरल अनुपात रहेगा, ठीक है। हम लोग ये चीज पहले भी देख चुके हैं कि स्थिर अनुपात के नियम में कि हमेशा निश्चित अनुपात या सरल अनुपात जो है वो होना चाहिए। तो जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में क्या होता है, सरल अनुपात होता है, ठीक है। अब यदि उनके संयोग से, अब देखिए ये तो मान लीजिए हम लोगों ने H2 ले लिया, अगर हम लोगों ने N2 ले लिया नाइट्रोजन गैस और एक गैस ले लिया अपन H2, देखिए दो अलग अलग गैसें हैं। जब ये लोग इनका मान लीजिए इसका एक आयतन है, ये एक आयतन में है, अगर ऐसा कहूँ मैं ये एक आयतन है, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ पर देखिए अगर बनता है क्या हमारे पास NH3 गैस बनता है, अगर इसको हम लोग बैलेंस कर दें यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा और फिर 2NH3 है, मतलब इसका एक 3 आयतन हो जाएगा आयतन, और ये हो जाएगा कितना आपका 2 आयतन, 2 आयतन, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए हम लोग दो गैस ले रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका एक आयतन है, इसका 3 आयतन है, आपस में संयोग करें तो एक सरल अनुपात है 1:3, ठीक है। ये 1:3 में यहाँ पर सहयोग कर रही है। बनने के बाद जब ये NH3 भी अगर गैस के फॉर्म में हमारे पास है तो इसका अनुपात कितना मिल रहा है 2, मतलब ये हमारे पास 1:3:2 के सरल अनुपात में है। तो ये नियम वही कहता है कि जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं
तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। और अगर उनके बनने से जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो भी गैस बने, तो गैस बनने के बाद उनका आयतन जो है अभिकारक गैसों के आयतन के साथ, देखिए अब ये अभिकारक गैसों बोलने का मतलब क्या हुआ, अभिकारक गैसों कहने का मतलब कि ये अभिकारक गैस है, ये जो अभिकारक है, तो अभिकारक गैसों के सरल अनुपात में ही होगा, आयतन के सरल अनुपात में। देखो हम लोग लिखा है यहाँ पर N2 का 1 आयतन, H2 का 3 आयतन, यहाँ क्या बना है NH3, ये भी अमोनिया गैस है, इसका 2 आयतन। तो ये अभिकारक गैसों का जो 1:3 का आयतन है उसी के सरल अनुपात में मिल रहा है कि नहीं हमको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब गैसें आपस में सहयोग करेंगी सरल अनुपात में ही रहेंगी, और अगर कोई गैस बनता है उसके बनने के बाद भी तो वो भी कैसा रहेगा, उनके सरल आयतन के अनुपात में ही देखने को मिलेगा। अगर एक और एग्जांपल अपन देखें, सपोज हम लोगों ने मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ले लिया और एक क्लोरीन गैस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोगों ने क्या ले लिया, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, तो हाइड्रोजन हमको हाइड्रोजन के फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, H2 लेना पड़ता है हमको, H2। अब देखिए यहाँ पर इसका कितना आयतन है, 1 आयतन हो गया, ये कितना आयतन है इसका, 1 आयतन, ठीक है। और फिर इसका Cl का कितना है हमारे पास, क्लोरीन का भी 1 आयतन है, ये देखिए 1 आयतन। तो इन दोनों का सरल अनुपात है 1:1, देख लीजिए यहाँ पर। जब इससे अभिक्रिया होने के बाद गैस कौन सा बनेगा, 2HCl, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, 2HCl, यहाँ पे Cl2 गैस अपन लेंगे। बच्चों देखो हमेशा हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हम लिखते हैं कभी भी ये गैसें सिंगल इसी फॉर्म में लिखी नहीं जाएंगी, हमेशा ये तुमको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में, H2Cl2, इसलिए हम लोग यहाँ पर H2Cl2 लिखना, देखिए। तो इसका 1 आयतन, इसका भी 1 आयतन, मिलकर क्या बना, 2HCl, यानी कि 2 आयतन। जब इनका आयतन देखेंगे तो 1:1:2, देखिए ये मिला ना सरल अनुपात। तो यही हमारे पास कि पहले भी सरल अनुपात में रहते हैं और बनने के बाद भी उनके आयतनों का अनुपात भी कैसा होता है, सरल अनुपात भी रहता है। तो बच्चों हम लोगों ने 5 नियम देखे रासायनिक संयोजन के, जिससे आपको 5 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर मिलाकर 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगी ये समझने में कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है और किस प्रकार से हम लोग उसको पढ़ सकते थे। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग को मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कौन से टॉपिक में और क्या डाउट आया, हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सबको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप उसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। छोटी सी कोशिश है मेरी, उसको हम जितना हो सके आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग के सहयोग से ही हो पाएगा। तो कीप लाइक एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।